Good morning, students. Good morning, Kuldeep. Good morning, Apurva. Good morning, Toshi, Priya, Rohit, Sudhir, Raksha. Good morning, all of you. Good morning to you all. Good morning, Khushi. Ashmit, good morning. एकदम अच्छे हैं प्रिया. सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सुप्रभात. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटेंसी का नया टॉपिक. आपका लास्ट क्या हुआ था ये मेरे को एक बार फटाफट से बता दीजिए. गुड मॉर्निंग कृतिका. गुड मॉर्निंग तोशी. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज. यस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज की आपने जो डेफिनेशंस है वो लिख ली थी. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड इंटरनल लाइबिलिटीज. वेरी गुड. नहीं, लाइबिलिटी की डेफिनेशन तो लिख ली थी ना. एक्सटर्नल और इंटरनल तो नहीं लिखी, लेकिन लाइबिलिटी की लिख ली थी क्या? मैं एक स्टूडेंट का माइक ऑन कर रहा हूँ, किसी का भी एक बार कोशिश करना अगर हो सकता है तो आपसे. प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका माइक ऑन करने की. अगर आप कर सकते हो तो देखो. वेरी गुड. माइक ऑन हुआ तो है आपका, लेकिन इसमें परमिशन. अपूर्वा ने किया है. गुड मॉर्निंग नेहा. एक्सेप्ट कर लो. नहीं.
चलिए स्टार्ट करते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं। लाइबिलिटीज के लिए अगर आपने कोई डेफिनेशन यदि नहीं लिखी हो स्टूडेंट, तो हम लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख लेंगे। तो आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। लाइबिलिटी मीन्स पूर्वा, आपने लिखी थी क्या लाइबिलिटी की डेफिनेशन? नो सर। चलिए लिखिए। तो लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट, एनी अमाउंट, liability means any amount which the firm have to be paid to outsider आउटसाइडर की जगह आप ऐसा कर लीजिए, टू एनी पर्सन, ऐसे लिख लीजिए। आउटसाइडर की जगह आप लिख लीजिए टू एनी पर्सन। लिख लिया आपने? लिखा आपने? यस सर। वेरी गुड। अब आप इसके अंदर जो मैंने दो इसके क्लासिफिकेशन करवाए थे, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आप इंटरनल लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। इंटरनल लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए इंटरनल लाइबिलिटी internal liability means any amount owned, 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 उसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा हैव टू बी पेड। ब्रैकेट ओपन करके उसमें लिख लीजिएगा हैव टू बी पेड। हैव टू बी पेड। ओन का मतलब क्या होता है कि पेमेंट करना है। तो इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट ओन बाय द बिजनेस to the proprietor of business. Neha, I repeat it. Internal liability means any amount owned, 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 उसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा हैव टू बी पेड। ओन का मतलब होता है हैव टू बी पेड, मतलब अभी पेड किया नहीं है, अभी पेड करना है, तो इसका मतलब हैव टू बी पेड। एक तो होता है पेड, मतलब क्या हो गया, पैसे दे दिए, और एक होता है हैव टू बी पेड, मतलब अभी देना है। तो उस केस में हम यहाँ बोलेंगे ओन बाय द बिजनेस टू द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस।
to the proprietor of business. To the proprietor of business. ओके सर, हो गया। हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सर, ओनर ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड। प्रोप्राइटर का मीन्स होता है ऑनर ऑफ द बिजनेस। मीन्स कि जो भी ऑनर है बिजनेस का, उसको हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। तो वो ऑनर जो होता है बिजनेस के अंदर रहता है या बिजनेस के बाहर रहता है? अंदर ही होता है। बिल्कुल। तो बिजनेस का ही पार्ट होता है ऑनर, बिजनेस के अंदर ही होता है, एक्सटर्नल व्यक्ति नहीं होता, वो इंटरनल ही पर्सन होता है। इसलिए ही कहा गया है कोई भी अमाउंट जो कि बिजनेस के अंदर वाले व्यक्ति को हमें देना है, तो वो लायबिलिटी कौन सी होगी? इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटी। तो अब अगर हम बात करें, प्रोप्राइटर को हमने पेमेंट करना है, अभी किया नहीं है, करना है, तो वो लायबिलिटी कैसी होगी? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल है। तो अब एक बात मैं आपसे कहूं, देखो लायबिलिटी तभी होती है जो कि अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, अभी हमें पेमेंट करना है। अगर हमने कोई चीज का पेमेंट कर दिया तो फिर वो लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। जैसे अगर मैंने बोला हमारे बिजनेस के अंदर बिजली का बिल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट हमने कर दिया, तब वो लायबिलिटी कहाँ रही? हमने पेमेंट कर दिया ना, अब तो हमारे कोई भी अमाउंट बकाया नहीं रहा क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन यदि हम कोई भी अमाउंट बिजली का बिल का पेमेंट यदि अभी तक नहीं किया है, अभी हमें पेमेंट करना है, अभी तक नहीं किया, तो फिर उस केस में वो अमाउंट क्या कहलाएगा आपका? इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी। नहीं नहीं, ये वाला अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट इंटरनल लायबिलिटी नहीं कहलाएगा क्या? नहीं, मतलब कि जो भी अपन को पेड करना है अभी पेड करना है किसको? बिजनेस के अंदर। पेड करना है किसको? टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल क्या क्या करना होता है आपको? एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें पेमेंट करनी होती है ऑनर को? रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, और एनी सरप्लस, और एनी सरप्लस। यस सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गए इंटरनल। अब एक्सटर्नल की बात करिए। तो एक्सटर्नल के अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते इंटरनल को देखकर? इंटरनल लायबिलिटी को देखकर क्या एक्सटर्नल की डेफिनेशन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं? सर, एक्सटर्नल में किसी बाहर वाले को पे करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? कोई भी लायबिलिटी का अमाउंट या फिर कोई भी एनी अमाउंट विच वी हैव टू बी पेड टू आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस,
ठीक है। बिजनेस के आउटसाइडर जो भी व्यक्ति है उनको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी। बस लिखिए आप, फिर उसका एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा। इसके डेफिनेशन सभी बच्चे लिखिए एक बार। यस सर। लिख लिया? वेरी गुड रोहित, कौशिक, कृतिका, रक्षा, प्रिया, वाह वेरी गुड, सभी इंटेलिजेंट हो गए आप। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट अभी करना है, ठीक है ना। ये सारे जो लायबिलिटी बता रहा हूँ अभी तक इनका पेमेंट किया नहीं है, हमें इनका पेमेंट अभी करना है। तो जो हम लोन का रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, आगे लिखिए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब तो समझ में आता है, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, ड्यू। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, जो बिल का पैसा अभी आपने दिया नहीं, वो अभी भी क्या है, बकाया है, ड्यू है, उसका पेमेंट आपको करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स पेमेंट, क्रेडिटर्स पेमेंट, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे, और उसका आफ्टर अ फ्यू टाइम हम उनका पेमेंट कर देते हैं, करते हैं, लेकिन अभी हमने किया नहीं है, तो वो क्या है, क्रेडिटर, उनका पेमेंट करना है। और क्रेडिटर आउटसाइडर होते हैं, इसलिए हमने इसको किस में लिखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर। लिखा सभी ने? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो ये लायबिलिटी को एक्सटर्नल और इंटरनल में हमने क्लासिफाई किया, इसमें आप और आगे लिखिए, नेक्स्ट जो था आगे डाल के इसमें लिखिए, लायबिलिटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लिखिए लायबिलिटी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। Liabilities are further classified into non-current liability, दूसरा है करंट लायबिलिटी, दूसरा है करंट लायबिलिटी।
तो आप देखिए, सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम लिखते हैं। देखो, करंट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड करंट का मतलब वो करंट नहीं जो हमने प्लग में डाला, और वो वाला करंट नहीं। ठीक है, करंट का मतलब यहाँ पर हो गया क्या, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड सच एज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और नॉन आगे वर्ड लग गया, करंट के आगे क्या वर्ड लग गया, नॉन। ठीक है, नेहा वेरी गुड, क्लैपिंग। नॉन करंट, करंट के आगे एक वर्ड लग गया जिसका नाम है नॉन, तो वो क्या बन गया, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 1 ईयर से ज्यादा, ठीक है ना, जनरली मोर देन 1 ईयर होता है। 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स हो सकता है, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा होता है। तो 1 ईयर से देखिए सुनिएगा, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम किसी का पेमेंट कर देते हैं। विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम किसी का पेमेंट जो बकाया है वो पेमेंट कर देते हैं, तो वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। कौन सी, करंट लायबिलिटी। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 ईयर्स में हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो लायबिलिटी कौन सी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। यस, वेरी गुड, सही कहा बेटा आपने। इट इज सेम एज नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। वेरी गुड। तो द लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना, तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। तो आप लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करिए। नॉन करंट लायबिलिटी, लिखिए नॉन करंट लायबिलिटी non current liability are those liabilities non current liabilities are those liabilities which are payable after a long term, which are payable after a long term। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसमें जनरली मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल में लिखिए आप, एग्जाम्पल इसमें लोन, लोन कॉमा लिख, कॉमा लगा के लिखिए आगे डिबेंचर्स,
डिबेंचर्स। आपको बताएंगे क्या होते हैं डिबेंचर्स आगे, अभी लिख लीजिए बस। डिबेंचर की स्पेलिंग में लिख रहा हूं, DEBENTURES। DURES, डिबेंचर्स। अब आप उसमें लिखना स्टार्ट करिए करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज, इसका जस्ट रिवर्स लिख लीजिए। आप आप जो जो बच्चे लिख सकते हो वो इसका रिवर्स लिखिए। करंट लायबिलिटीज को दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए जिसका हमें पेमेंट करना है, मतलब जल्दी जिसका हमें पेमेंट करना है, 1 साल के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना है, ठीक है, वो हमारी शॉर्ट टर्म होती है। और शॉर्ट टर्म हम 1 ईयर से कम बोलते हैं। You can take your previous classes from the school. You can contact from the DP sir. Okay, and they allowed to you. Yes. यहाँ से हम क्या है कि रिकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट कर देते हैं, अभी जैसे हमने ये रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट, तो रिकॉर्डिंग जैसे ही हमने स्टार्ट करी है तो वो ऑटोमेटिक ही जो वेबसाइट जो है वहाँ पर डन रहेगी, डाउनलोड रहेगी, एंड जिसको भी स्टूडेंट को चाहिए वहाँ से मिल सकती है, लेकिन विद ड्यू रीज़न। आप रीज़न बताओगे कि आप क्लासेस क्यों नहीं ले पाए, एंड देन उसके बाद में वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। यस तोशी, इसी साइट में मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने लिख लिया होगा आई थिंक, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए फटाफट से। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बीपी। बिल्स पेएबल के आगे शॉर्ट में लिख लीजिएगा B/P, जिसको अपन बोलते हैं बीपी। B/P ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिल्स पेबल के। लिख लिया क्या? BP, ब्लड प्रेशर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कौन से बीपी सर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
बैंक ओवरड्राफ्ट। पागल लड़की अपूर्वा। अभी डीपी सर देखेंगे तो चिल्लाएंगे फिर अब, इसलिए गलत वर्ड यूज में नहीं। चलो आगे क्या बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट में इसके लिख लेना एक्रूड इनकम, ACCURED, एक्रूड इनकम। अब इनसे सबसे एक अलग लाइबिलिटी और होती है। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। इनसे सबसे अलग एक और लाइबिलिटी होती है। नेहा कह रही है बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए नेहा को बताते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। नेहा बेटा, आपका बैंक में अकाउंट है या नहीं है? ये लो, मैंने सोचा आंसर आएगा कि यस सर है या फिर नो सर नहीं है अकाउंट, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। इसका आंसर तो अजीबो गरीब आया, पता नहीं सर। अब यही पता नहीं कि अकाउंट है भी या नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देखिए सुनिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अपूर्वा ने कहा मेरा अकाउंट है, चलो ठीक है। तो क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, बैंक जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेशल कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड करती है। और वो सर्विस क्या प्रोवाइड करती है कि उनके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उससे ज्यादा अमाउंट वो क्या कर सकते हैं, बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे माना कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब 15,000 रुपये जो है उसमें अब आपको किसी को पेमेंट भी करना है। आपने क्या किया, एक व्यक्ति है जिसको 20,000 रुपये का चेक बनाकर दे दिया। अब उसने क्या किया, बैंक में लगा दिया। बैंक में लगा दिया तो आपके अकाउंट में तो 15,000 रुपये ही है, और वो बैंक में से 20,000 रुपये का चेक, मतलब 20,000 रुपये निकलवाने आया। तो बैंक ने आपके अकाउंट में सबसे पहले चेक किया पेमेंट देने से पहले। तो सामने वाले को देना तो 20,000 रुपये है, लेकिन आपके अकाउंट में 15,000 रुपये ही है। तो बैंक के आप यदि एक स्पेशल कस्टमर हो तो बैंक आपको क्या देता है, एक फैसिलिटी देता है कि बैंक उसको पेमेंट कर देगा पूरा 20,000 रुपये का। 5,000 रुपये अपनी तरफ से दे देगा और उसको आपके अकाउंट में नेगेटिव में डाल देगा, ठीक है। अब जब भी आपने कभी पैसे डिपॉजिट कराए, माना कि आपने 25,000 रुपये दोबारा डिपॉजिट करवाए आपने, तो बैंक क्या करता है, पहले जो 5,000 रुपये का जो पेमेंट वो काट लेगा और बाद में आपको 20,000 रुपये डिपॉजिट करवा देगा। तो कहने का मतलब मेरा कि अगर बैंक के आप एक स्पेशल कस्टमर हो तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि
जो भी अमाउंट आपके पास में बैंक में अवेलेबल है उससे ज्यादा अमाउंट आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। इट विल बी नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोलो, आप समझ में आया क्या आपको? वेरी गुड। तो अब एक लाइबिलिटी और है जिसका नाम आप लिखिए। एक लाइबिलिटी और है, इन सबसे अलग है वो लाइबिलिटी, उसका नाम लिखिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। CON कितने हैं वो तो अभी क्या बताऊं मैं, अभी तो जितना भी है वो सारे, ये मान के चलो कंगाल है सब। ये कोरोना सारे पैसे खा गया सभी के। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, CON TIN GENT कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। आपके मेरे क्या, आपके सबके सबके खा गया। अब पूछो मत आप, पैसे की तो अभी बस बस ये साइन दिया है, ये बहुत बढ़िया बात है। नेहा पूछ रही है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेहा का। सर फिर चेक बाउंस कब होता है? चेक बाउंस कब होता है बेटा? जब वो, वही बात है कि आप एक स्पेशल कस्टमर नहीं हो, ठीक है? कस्टमर के मतलब बैंक के आप स्पेशल कस्टमर नहीं हो, इतना ज्यादा बैंक आपको जानती नहीं है, तो बैंक इसका मतलब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। अब 15,000 आपके अकाउंट में है, किसी व्यक्ति ने मतलब आपने क्या कर दिया, 20,000 रुपए का चेक दे दिया सामने वाले को। अब आपके पास में जब अकाउंट में पैसा कम रहता है और चेक का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो हम बैंक क्या करता है, वो पेमेंट दे नहीं पाता है, तो बैंक फिर उस चेक को क्या कर देता है, बाउंस कर देता है। बाउंस को ही दूसरे नाम से बोलते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में डिसऑनर्ड। बाउंस को ही दूसरे नाम से कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड। नेहा ने क्या लिखा मेरे को समझ नहीं आया। चलिए एक बार आप फटाफट से ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए, टाइम होने को गया। लिखिए दीज आर नॉट रियल लाइबिलिटी, फटाफट लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। दीज आर नॉट रियल लाइबिलिटीज। फ्यूचर इवेंट कैन ओनली डिसाइड, लिखिए आगे, फ्यूचर इवेंट कैन ओनली डिसाइड future event can only decide that whether it is a real liability or not, whether it is a real liability or not, whether it is a real liability or not, जल्दी कीजिए। whether it is a real liability or not, आगे लिखिए, फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिए, ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटी, ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। These are not real liabilities.
future event can only decide, future event can only decide that whether it is real liability or not. Due to their uncertainty, due to their uncertainty, they are termed as contingent liability. They are termed as contingent liability. For example लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, cases pending in the court of law, cases pending in the court of law. केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सेकेंड लिखिए दूसरा एग्जांपल, गारंटी अंडरटेकन, गारंटी अंडरटेकन, गारंटी अंडरटेकन. एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा कर देना. तो बेटा इसको हम कल समझाएंगे, इस पॉइंट को लिख तो लिया आपने, इसको कल समझा देंगे. तो आज के लिए यहीं पे हमारी क्लास को हम ओवर करते हैं. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू. बाय कृतिका, बाय प्रिया.